Good morning, students. Our next unit is genetics, and the first chapter in the genetics is principles of inheritance and variation. So, first of all, the term comes here the heredity. What is heredity? The transmission of characters, resemblances, as well as variations from one generation to the next generation is called heredity. ये मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था. बट इज हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स, एक जनरेशन से करेक्टर्स की ट्रांसमिशन हो सकती है, रिजेम्बलेंसेस ट्रांसफर हो सकती हैं और वेरिएशंस भी जो है वो ट्रांसफर आ सकती हैं. जरूरी नहीं है करेक्टर और रिजेम्बलेंसेस ही ट्रांसफर हो, नई जनरेशन में जो है वेरिएशंस भी आ जाती हैं. दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी. व्हाट इज हेरिडिटी? ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स, रिजेम्बलेंसेस एज वेल एज वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. इट इज कॉल्ड हेरिडिटी. नाउ द टर्म comes that is genetics. Genetics, what is genetics? The scientific study of the number one mechanism of inheritance by which the characters pass from parents to the offspring, and number two the causes of heredity in the living organism. What is genetics? क्या बताया मैंने आपको कि साइंटिफिक स्टडी, हमने जो है साइंटिफिकली स्टडी करना है कि ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है, जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स हो रहे हैं, रिजेम्बलेंसेस की ट्रांसमिशन हो रही है या वेरिएशंस आ रही हैं, इनका तरीका क्या है, इनका मेथड क्या है, इनका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं. और दूसरा हमने ये स्टडी करना है द कॉजेज ऑफ हेरिडिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि उनके बीच में उसके कॉज क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द हेरिडिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसको बोलते हैं जेनेटिक्स. अच्छा, अब यहाँ पे जो है इस चैप्टर में सबसे पहले जो आता है मेंडलिज्म आ जाता है. जॉर्ज जॉन मेंडल जो है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था जेनेटिक्स में, और 1822 से 1884 तक जो है वो उनका लाइफ पीरियड रहा है. तो वो जो थे दे बॉर्न इन ए पीजेंट फैमिली, बहुत ही गरीबी फैमिली में बिलोंग करते थे. लेटर ऑन दे बिकम मॉन्क, रिलीजियस मैन इन द चर्च, एंड आफ्टर दैट दे स्टडी द नेचुरल हिस्ट्री एंड द मैथ इन द वियना यूनिवर्सिटी. वहाँ पे मॉन्क का काम कर दिया और साथ में ही जो है वो वियना यूनिवर्सिटी से जो है उन्होंने स्टडी की, नेचुरल मैथ्स की, हिस्ट्री की और मैथ्स की. और उसके बाद 1856 से लेकर 1865 तक जो है दे कंडक्टेड द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पीस विच आर प्रेजेंट इन देयर. जो उनका जो चर्च था वहाँ पे जो गार्डन लगा था वहाँ पे उन्होंने पी के प्लांट से उनके ऊपर जो उन्होंने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स की, उनकी स्टडी की, उनका डाटा कलेक्ट किया, उनका स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट किया. तो और वो इस चीज़ में लक्की भी रहे. ज़्यादा लक्की फर्स्ट टू हैव फार्मुलेटेड द क्लियर कट लॉज ऑफ हेरिडिटी. जब उन्होंने वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए उनसे जो है उन्होंने कंक्लूजन निकाले, फार्मूलाज बनाए, और वो बिल्कुल क्लियर कट फार्मूलाज थे. और उन फार्मूलाज के बेसिस पर ही उन्होंने मेंडल्स के लॉ जो है वो, जेनेटिक्स के लॉ, हेरिडिटी के लॉ जो है वो प्रोड्यूस किए. एंड उन लॉज को जो है ही पब्लिश्ड हिज लॉज इन हिज फाइंडिंग्स ऑफ द पी प्लांट्स इन 1866. ठीक है. एंड हिज लॉज फॉर्म द बेसिस ऑफ द साइंस ऑफ द जेनेटिक्स इवन टुडे. उस वक्त जो है जेनेटिक्स की कोई बात नहीं, सिर्फ उसने यही जो बेसिस, ये जो लॉज थे, ये जो फार्मूलाज थे, दे बिकेम द बेसिस फॉर द जेनेटिक्स एंड दे आर फॉलोड इवन टुडे. जॉर्ज जॉन मेंडल जो था, उसको जो है हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, क्योंकि उसने ही हमें सबसे पहले जो है जेनेटिक्स के बारे में जो है बताया. तो अब जो है उसके बाद क्या हुआ, उसकी डेथ होगी कुछ टाइम के बाद. पहले बताया मैंने आपको कि 1822 में उनकी बर्थ हुई थी और 1884 में जो वो उनकी डेथ होगी. अच्छा, मेंडल का जो वर्क था उसको रीडिस्कवर किया गया इन 1900. हिज रिजल्ट्स वर रीडिस्कवर्ड बाय 3 बायोलॉजिस्ट. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं. इनके क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम अक्सर एग्जाम में आता है कि हु रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स वर्क. तो ये आपने नाम याद रखने हैं इनके. नंबर 1 ह्यूगो डी वेरिस, ये नीदरलैंड के थे, ये तीनों ही बायोलॉजिस्ट थे. दूसरा है कार्ल कॉरेंस, वी बिलोंग टू जर्मनी. एंड थर्ड इज एरिक बोन टेशरमार्क फ्रॉम द ऑस्ट्रिया. ये तीनों साइंटिस्ट ने जो था मेंडल के वर्क को जो है रीडिस्कवर किया. एंड दीज साइंटिस्ट डिजर्व द क्रेडिट फॉर नेमिंग देम आफ्टर द मेंडल. उन्होंने, कई बार आपको पता होता है सर्च होती है तो अपने नाम क्रेडिट लेते हैं, बट दे नेवर डू दैट. दे क्रेडिटेड दिस वर्क टू द मेंडल. और इस चीज़ के लिए उनको बहुत ही सराहा जाता है कि दे नॉट क्रेडिटेड दिस वर्क फॉर देमसेल्फ. सो मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल प्लांट. अब बात आ जाती है कि मेंडल ने किस प्लांट के ऊपर जो है काम किया था जो उसके गार्डन में था. पहले भी आपको बता दिया कि उसके जो चर्च था वहाँ गार्डन में पी के प्लांट लगे थे. ही वर्कड ऑन द पी प्लांट दैट इज एडिबल पी, जो हम मटर खाते हैं. पाइसम सैटाइबम उसका बायोलॉजिकल नेम है. उसने, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट फॉर द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स. इसका आंसर ये है, ही सेलेक्टेड द पी प्लांट बिकॉज नंबर 1 गार्डन पी प्लांट्स फाउंड टू डिफर इन सर्टेन डेफिनिट एंड इजिली डिटेक्टेबल ट्रेट्स.
क्योंकि जो गार्डन का जो पी प्लांट्स होते हैं, एडिबल पी प्लांट्स होते हैं, उसमें कुछ करेक्टर्स होते हैं, उनकी डेफिनेट शेप होती है और उन करेक्टर्स को हम इजीली नोट कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि वो प्लांट के अंदर हैं, ये स्टेम के अंदर घुसे हैं, उनको हम बाहर से इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो और परमानेंट होते हैं, डेफिनेट होते हैं और उनको आसानी से पहचाना जा सकता है, एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पी का प्लांट जो वो टॉल है, ये शॉर्ट है, या वो क्लाइंबर है, या बुशी टाइप है, या उसका फ्लावर्स का कलर जो है वो कलर्ड फ्लावर्स हैं या वाइट फ्लावर्स हैं, तो ये तो आराम से कोई भी पहचान सकता है, इसलिए उसने गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया। दूसरा जो था, मेंडल नोटेड 7 पेयर्स ऑफ सच कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। इस तरह जो जैसे मैंने बताया आपको कि टॉल शॉर्ट है, क्लाइंबर्स हैं, बुशी है, मेंडल ने 7 करेक्टर्स लिए, और भी बहुत सारे करेक्टर्स हो सकते थे, बट उसने 7 ही करेक्टर्स सेलेक्ट किए। ही सिलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ सच कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। उसके वो कंट्रास्टिंग जरूर लेता था, जो भी करेक्टर लेना उसके कंट्रास्टिंग फैक्टर जो जरूर लेते थे, जैसे द ट्रेट्स एंड दीज ट्रेट्स ऑलवेज अपीयर इन टू अपोजिट कंडीशन। जो भी उसने 7 करेक्टर सेलेक्ट किए, जैसे कि उसने मानो हाइट सेलेक्ट की, करेक्टर क्या आ गया हाइट, तो उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या है, या तो हाइट क्या होगी, या तो टॉल होगा या शॉर्ट होगा, या जो है वो क्लाइंबर है बुशी, ठीक है, इस तरह से, या फ्लावर्स का कलर या तो वाइट होगा या कोई कलर और होगा। तो उसने जो भी करेक्टर सेलेक्ट किए उसके उसने जो अपोजिट कंडीशन थी उस वाले करेक्टर को भी सिलेक्ट किया, जैसे कि एक डोमिनेंट होता था और एक रिसेसिव होता है। सो मेंडल नोटेड द 7 पेयर्स ऑफ सच कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, द ट्रेट्स ऑलवेज अपीयर इन 2 अपोजिट कंडीशन, दैट मींस वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव। नंबर 3 आ गया, द ट्रेट्स ऑफ ईच काइंड ऑफ पी प्लांट वर प्रेजेंट इन द जनरेशन आफ्टर जनरेशन। क्या बोला आपने, द ट्रेट्स ऑफ ईच काइंड ऑफ पी प्लांट्स वर प्रिजर्व्ड इन जनरेशन। और ये जो ट्रेट्स होते थे, ये नहीं कि आप जो है फर्स्ट जनरेशन है वो खत्म होगी, अगली जनरेशन में वो कलर्ड फ्लावर नहीं आएंगे, या अगली जनरेशन में जो वो टॉल प्लांट्स नहीं आएंगे, या अगली जनरेशन में शॉर्ट प्लांट्स नहीं आएंगे। ये जो ट्रेट्स उन्हें सेलेक्ट किए वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब वो अगर हर एक पीढ़ी में जो अपीयर होते थे, यानी कि दे आर प्रिजर्व्ड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। चौथा जो था कि उसने क्या किया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराई। हाइब्रिडाइजेशन यू नो दैट हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, जैसे एक प्लांट का जो है फ्लावर का हमने स्टेम ले लेना, दूसरे फ्लावर के प्लांट के फ्लावर का जो हमने स्टिग्मा ले लेना, और दोनों के बीच में डस्टिंग करवा के जो हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं, तो उसने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराई। दैट कुड बी इजीली अचीव्ड बिकॉज द पी प्लांट्स हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अच्छा, अब मान लीजिए कोई फ्लावर जो पी प्लांट था बाइसेक्सुअल थे, उसमें मेल फ्लावर्स भी थे और फीमेल फ्लावर्स भी थे, इसलिए वहां पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाना जो था वो ईजी था। 5वां हो गया, पी प्लांट्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। ये जो है पी प्लांट आपको पता है 3-4 महीने में इसकी फसल कंप्लीट हो जाती है, एनुअल होते हैं, साल में एक बार ही फ्रूट देते हैं। ये आपको पता है, द प्लांट्स विच प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स वंस इन ए ईयर दे आर कॉल्ड एनुअल, एंड विच प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ट्वाइस इन ए ईयर दे आर कॉल्ड बाइएनुअल्स, एंड विच प्रोड्यूस एवरी ईयर और इन मेनी ईयर्स आफ्टर दे आर कॉल्ड दे आर कॉल्ड पेरियनियल्स। क्या बोलते हैं उनको, पेरियनियल। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो है एनुअल जिनका लाइफ स्पैन शॉर्ट है, जैसे कि हमने मानो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करना है, अगर हमें 5-6 महीने के अंदर में रिजल्ट आ जाए, क्योंकि हमने जब सीड्स लगाने हैं उससे प्लांट लगेंगे, फ्लावर लगेंगे, फ्लावर की शेप देखनी है, फ्लावर का कलर देखना है, सीड्स की शेप देखनी है, उसमें फलियां लगेंगी, फलियों की शेप देखनी है, फलियों के बीच में सीड्स हैं वो कंस्ट्रिक्टेड है या इन्फ्लेटेड है, कैसे हैं, राउंड है, वो सारी देखने के लिए अगर हमें 2-3 साल इंतजार करना पड़े तो रिजल्ट जो है वो जल्दी नहीं आएंगे। तो इनके रिजल्ट हैं विदिन 6 मंथ जो आ जाते थे, इसलिए ये भी एक बेनिफिट था कि पी प्लांट्स दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। अगला है कि पी 6 पॉइंट आ गया आपका, पी प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी सीड्स इन वन जनरेशन। आप जानते हैं जो आप मटर में जो है पी प्लांट में जो पॉड्स लगते हैं, उन पॉड्स के बीच में बहुत सारे सीड्स होते हैं, एक फली के बीच में 9-10 जो है वो सीड्स होते हैं। तो क्योंकि जब भी किसी चीज़ का हमने रिजल्ट निकालना हो, अगर बाई चांस कोई खराब हो जाए, गुम हो जाए, सड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो रिजल्ट निकालना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे आप मानो एक प्लांट में जो हमारे 100 पॉट्स लगे और 100 पॉट्स में मान लो 10 सीड्स हैं, तो कितने हमारे पास जो है 1000 सीड हो जाएंगे। तो 1000 में से कैलकुलेशन करना जो है, फार्मूलाज निकालना जो है, लॉज निकालना जो वो ईजी हो जाता है। अगर मान लीजिए कि पूरे साल में एक फली लगती है, उसमें 6 दाने लगते, 20 लगते, तो रिजल्ट निकालना मुश्किल हो जाता है। सो पी प्लांट्स दे प्रोड्यूस मैनी फील्ड्स सीड्स इन वन जनरेशन। नेक्स्ट है, दे कैन बी हैंडल्ड कन्वीनियंट। इनके लिए कोई बड़ी टेक्निक की जरूरत नहीं है। सीड्स लास्ट है कि ही वर्कड ऑन द प्योर और द ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट्स। प्योर और ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट्स होते हैं कि विच आर प्रिजर्व्ड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो उसने ये जो थे पी प्लांट जो इस चीज़ के लिए जो सेलेक्ट किया। अब वो यहाँ पे आ जाता है कि अब मैंने बोला कि मेंडल ने वो ही करेक्टर सेलेक्ट किए जो कि अपोजिट कंडीशन में अपीयर होते थे, और उसने 7 करेक्टर्स अपीयर किए थे, सेलेक्ट किए थे। वो 7 करेक्टर्स कौन से हैं, कई बार एग्जाम में भी आता है कि नेम द 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ द 7 करेक्टर्स विच ही नोटेड, कि उसने वो कौन से 7 करेक्टर जो सेलेक्ट किए थे जिनके बारे में उसने एक्सपेरिमेंट किए। एक तो नंबर लिया उसने हाइट ऑफ द प्लांट,
एक कौन सा करेक्टर ले लिया, हाइट, दूसरा ले लिया पोजीशन ऑफ फ्लावर, तीसरा ले लिया कलर ऑफ अनराइप पॉड्स, तीसरा ले लिया, चौथा ले लिया उसने शेप ऑफ अनराइप पॉड, पांचवा ले लिया कलर ऑफ सीड कोट और द फ्लावर, एंड सिक्स ले लिया कलर ऑफ कॉटिलिडन, लास्ट जो था शेप ऑफ द सीड। जैसे उसने ये 7 करेक्टर्स लिए, करेक्टर्स हैं और ये इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, इसके कंट्रास्टिंग डेट्स हैं। हाइट के कंट्रास्टिंग डेट्स क्या होंगे, या तो वो टॉल होगा या डवार्फ होगा। फ्लावर की पोजीशन जो वो या तो एक्सिलरी होगी या टर्मिनल। एक्सिलरी क्या होता है, जो टॉप उसमें लगती है एक्सिल में, स्टेम और ब्रांच के एंगल में जो लगती है उसको एक्सिलरी बोलते हैं। टर्मिनल होती है वो टॉप पे लगती है, उसको एक्सिलरी टर्मिनल बोलते हैं। इसका कलर ऑफ अनराइप पॉड, जो फलियां हैं उनकी जो है, जो जब तक फलियां राइप नहीं होगी हैं, कच्ची हैं, उनके कलर कैसा है, ग्रीन है या येलो। ठीक है, अच्छा उनका कलर जो 2 तरह के होते हैं। अब शेप ऑफ अनराइप पॉड, जो शेप है फलियों की वो कैसी है, इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रक्टेड है। या कलर ऑफ सीड कोट, जो सीड्स अंदर लगे हैं उनके कोट्स का कलर कैसा है, क्या वो कलर्ड है या वाइट है। फिर कलर ऑफ कॉटिलिडन, जो आपको पता है जब भी सीड्स होते हैं डाइकॉट्स, उनके 2 कॉटिलिडन होते हैं, मोनोकॉट्स का एक कॉटिलिडन का कलर कैसा है, येलो या ग्रीन। और लास्ट था कि शेप सीड की कैसे, राउंड है या रिंकल है। ये 7 करेक्टर जो उसने सेलेक्ट किए, इनके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं। ये दीज करेक्टर्स यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अब हमारे पास आ गए मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मेंडल ने जो है जो ये एक्सपेरिमेंट्स किए, इससे जो है मेंडल्स के लॉ बन गए, जिनको बोलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, उसने 2 तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। एक उसने किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक किया उसने डाईहाइब्रिड क्रॉस। अभी मैं इसके मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बाद में आपको नोट दूंगी, अभी बता देती हूँ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज दैट व्हेन ए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद द इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम। जब हम कोई ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वहां पे हम एक ही कैरेक्टर का जो है इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे हैं कि वो कैरेक्टर जो है नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जांपल जैसे हमने हाइट ऑफ द प्लांट ले ली, एक करेक्टर ले लिया हमने हाइट, सिर्फ एक ही करेक्टर स्टडी करेंगे, बाकी कोई 2 करेक्टर, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। मगर जब हम एक ही करेक्टर की स्टडी करते हैं, उसकी ब्रीडिंग स्टडी करते हैं, उसका इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जो डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें हम 2 करेक्टर ले लेंगे, जैसे हमने हाइट भी ले ली प्लांट की और उसकी फ्लावर की पोजीशन भी ले ली, दोनों करेक्टर का इनहेरिटेंस जो टुगेदर स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। सो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद द इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल करेक्टर, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद द इनहेरिटेंस ऑफ 2 करेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस।